देखो अब बच्चों हम जानेंगे अनंत मोलर चालकता क्या होती है। कल हमने आपको बताया था कि कोई जो वैसे विलेन है, ठीक है, उस विलेन का हम अगर आयतन बढ़ाएंगे, उस विलेन का अगर हम आयतन बढ़ाएंगे तो हमें मालूम है आयतन बढ़ाने पर होता क्या है। आयतन अगर हम बढ़ाएंगे, किसी विलेन का अगर हम आयतन बढ़ाएंगे, जितना आयतन बढ़ाएंगे तो उस विलेन की सांद्रता है वो घट जाएगी ना। कल बताया था ना कई बार हमने, आयतन जितना हम बढ़ाते चले जाएंगे तो विलेन की सांद्रता जो है बच्चों वो क्या होती है, घट जाती है। सांद्रता जो होती है वो घट जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और अगर हम किसी विलेन का आयतन v बढ़ाते जाएं, सांद्रता घटती चली जाएगी। सांद्रता घट जाएगी तो चालकता भी घट जाएगी, चालकता भी घट जाएगी, लेकिन मोलर चालकता बढ़ जाएगी। मोलर चालकता जो होती है बढ़ जाएगी। तो मोलर चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं क्या से बच्चों, लेमडा एम से। ठीक है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा एम से। तो लेमडा एम जो काम करता है वो बिल्कुल किसके हिसाब से करता है, बिल्कुल आयतन के हिसाब से। आयतन अगर बढ़ेगा तो लेमडा एम भी बढ़ेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। आयतन बढ़ेगा तो लेमडा एन बढ़ेगा। ये कल हमने आपको बताया था, ध्यान होगा सभी को। अच्छा बच्चों, तो अगर हम किसी विलेन का आयतन बढ़ाते चले जाएं, बिल्कुल ऐसा समझ लो कि मान लो आपके पास 1 किलो चीनी है और उस 1 किलो चीनी को आपने क्या किया, पहले ड्रम में भर दिया, है ना। और ड्रम में उसमें पानी 10 लीटर पहले किया, फिर 15 लीटर किया, फिर 20 लीटर किया, फिर 30 लीटर, ऐसे बढ़ाते चले जाओ तो आयतन बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं। अब फिर उसी ड्रम को उठा करके तालाब में फेंक दो तो आयतन कितना ज़्यादा हो जाएगा, पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चीनी 1 ही किलो थी तो आयतन बढ़ाते चले जाओ। अब उस तालाब का पानी पियोगे, तालाब का पानी के तुम्हें मीठा दिखेगा नहीं भाई, वो चीनी उसी में घुल जाएगी ना। तो आयतन जैसे ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे, सांद्रता जो है, सांद्रता बिल्कुल घटती चली जाएगी। और अगर तुमने आयतन को बढ़ा करके अनंत कर दिया, अनंत का मतलब समझ रहे हो ना, 1 किलो चीनी तुमने इतने बड़े से तालाब में घोल दिया तो क्या चीनी पता चलेगा कि इसमें घुली कि नहीं घुली है। बात समझ रहे हो। आयतन अगर अनंत कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया आयतन, ठीक, आयतन कितना कर दिया बच्चों, अनंत। अगर तुमने आयतन अनंत कर दिया तो सांद्रता बच्चों कितनी हो जाएगी, 0। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें चीनी घुली है कि नहीं। आयतन अनंत कर दिया तो सांद्रता 0 हो जाएगी। सांद्रता तो 0 हो गई, लेकिन जो मोलर चालकता है बच्चों, मोलर चालकता ये कितनी हो जाएगी, तो ये अधिकतम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अधिकतम। क्योंकि मोलर चालकता जो है बच्चों, जो ये आपका डेल्टा एम है, सॉरी लेमडा एम है, ये सीधे निर्भर करता है आयतन पे। तो आयतन तो अनंत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो आयतन जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाते हैं तो ये भी, इसका अधिकतम मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और जो ये अधिकतम मान हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसी अधिकतम मान को, किसके अधिकतम मान को, मोलर चालकता के अधिकतम मान को ही हम अनंत मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम अनंत मोलर चालकता कहते हैं। किसको, तो मोलर चालकता के अधिकतम मान को हम अनंत मोलर चालकता कहते हैं। और इसे लेमडा एम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते। बात समझता है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट, यानी आयतन जितना बढ़ाते चले जाओगे, आयतन तुमने बढ़ा करके अनंत कर दिया तो सांद्रता 0 हो जाएगी। सांद्रता 0 हो गई तो मोलर चालकता भी बढ़ती चली जाएगी और उसका अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा। तो मोलर चालकता का अधिकतम मान क्या कहलाता है, अनंत मोलर चालकता कहलाता है। देखिए पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अनंत मोलर चालकता। मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं और इसे लेमडा एम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखा हुआ है, यदि किसी विलेन का आयतन v बढ़ाते जाएं, यदि किसी विलेन का आयतन हम बढ़ाते जाएं और उसका मान अनंत कर दें, विलेन का आयतन अनंत कर दें, तो विलेन की सांद्रता 0 हो जाएगी। सांद्रता कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, बता दिया। तथा मोलर चालकता का मान अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। मोलर चालकता का मान अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। इस मान को ही अनंत मोलर चालकता कहते हैं। अर्थात इस कंडीशन में क्या होगा, आयतन अनंत हो गया है, सांद्रता 0 हो गई है और मोलर चालकता जो हो गई है वो अनंत मोलर चालकता बन चुकी है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं। अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, ठीक। अब वो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ आप लोग जानते हो कैसे बनता है ना। एक्स अक्ष पे जो पॉइंट दिए रहते हैं, वाई अक्ष पे कुछ पॉइंट दिए रहते हैं, तो एक हम ग्राफ बनाते हैं, उसके सहायता से हम इसको समझेंगे, है। अब हम इसका ग्राफ समझेंगे। इस ग्राफ में हमने एक्स अक्ष में क्या ले लिया है, तो मोलर चालकता ले ली है। अब मोलर चालकता का हम ये अंडर रूट में मान ले रहे हैं, और सॉरी सांद्रता का अंडर रूट में मान ले रहे हैं। अब मोलर चालकता को हमने वाई अक्ष में लिया है, क्लियर। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, क्या समझेंगे कि मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये ले लिया हमने और एक पॉइंट ये ले लिया, 3 पॉइंट ले लिए। बात समझ रहे हो ना, ये 3 पॉइंट ले लिए। देखो बच्चों, तो यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 0,0, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे सांद्रता भी 0 है
और मोलर चालकता भी 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे बच्चों, तो सांद्रता का मान अधिकतम होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर हमने ये वाला पॉइंट ले लिया है तो अगर हम इसके निर्देशांक निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे लंब डालना पड़ेगा कि नहीं इस पे। तो यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, यानी यहाँ पे सांद्रता कितनी है, इतनी। यहाँ पे सांद्रता कितनी है, इतनी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मोलर चालकता कितनी है, तो मोलर चालकता निकालने के लिए हमें यहाँ से ऐसे ऐसे इस पे लंब डालना पड़ेगा। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा ये हमने लिया है, अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे विचार करेंगे, तो बच्चों हम कहेंगे सांद्रता यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे सांद्रता निकालने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे लंब डालना पड़ेगा। अब मोलर चालकता निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ पे ऐसे लंब डालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे सांद्रता कितनी बची बच्चों, इतनी। पहले पॉइंट पे सांद्रता कितनी थी, देखो पहले पॉइंट पे सांद्रता यहाँ से यहाँ तक इतनी थी, इतनी है ना। अब मोलर चालकता पहले पॉइंट पे कितनी थी, तो इतनी थी। तो पहले पॉइंट पे सांद्रता का मान ज़्यादा था, अब मोलर चालकता का मान कम था ना। अब फिर दूसरा पॉइंट जो हमने लिया है, इसमें देखो सांद्रता कितनी है, तो सांद्रता अब यहाँ पे जब लंब डाला तो सांद्रता रह गई इतनी, अब मोलर चालकता हो गई इतनी, है ना। अब लगभग बराबर हो गए हैं। अब ये तीसरा पॉइंट जो हमने लिया बच्चों, तीसरा पॉइंट जो हमने लिया है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सांद्रता तुम्हारी कितनी रह गई, इतनी ही रह गई है। अब मोलर चालकता तुम्हारी यहाँ पे पहुँच गई है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो इधर, जैसे ही हम पास में यहाँ पे आ गए तो सांद्रता तुम्हारी इतनी रह गई है, अब मोलर चालकता और बढ़ गई है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो अगर इनका हम ग्राफ बनाएं तो बच्चों जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल ऐसी सीधी रेखा में बनेगा। ऐसे बनेगा कि नहीं, बताओ? ग्राफ अगर हम बनाएं तो बिल्कुल ऐसी सीधी रेखा बनेगा कि नहीं? पक्का बनेगा। अच्छा, तो यहाँ तक तो हम जान चुके हैं कि इस पॉइंट पे, ये तीसरे पॉइंट पे सांद्रता का मान जो है वो लगभग कम हो गया है। अब मोलर चालकता का मान कैसा हो गया बच्चों, बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें मोलर चालकता नहीं चाहिए, हमें चाहिए अनंत मोलर चालकता। क्या चाहिए? अनंत मोलर, क्योंकि अनंत मोलर चालकता का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अगर तुम्हें अनंत मोलर चालकता चाहिए बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को और आगे बढ़ा दो। इस ग्राफ को और आगे बढ़ा दोगे तो जब इस ग्राफ को और ऐसे आगे बढ़ा दो, डॉट 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 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ पे मोलर चालकता जो है उसका अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा, और जबकि सांद्रता जो है, सांद्रता देखो सांद्रता तो 0 पे आ गई ना। तो इस पॉइंट पे मोलर चालकता का अधिकतम मान प्राप्त हो चुका है, जबकि सांद्रता का मान 0 प्राप्त हो चुका है। ठीक, तो मोलर चालकता जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी मोलर चालकता जो बच्चों है वो अनंत मोलर चालकता बन जा रही है। ठीक है, और सांद्रता जो है 0 हो जा रही है इस पॉइंट पे। ठीक, किस पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे मोलर चालकता जो है वो बन जा रही है अनंत मोलर चालकता, जबकि सांद्रता जो है वो C जो है वो 0 हो जा रही है। ठीक, बात समझ पा रहे हो इस पॉइंट पे? अच्छा, जो ये तुमने अपने आप से रेखा जो बढ़ाई है, इसको कहते हैं बही रेखन। क्या कहते हैं बच्चों? बही रेखन, मतलब इतनी रेखा अपने आप से तुमने बढ़ा दी है। ठीक, अब देखो जो ये ग्राफ हमने बनाया है बच्चों, तो ये किसके लिए है, तो एक विद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं वो आप तो जानते हो। विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? यदि किसी पदार्थ को हम जल में घोल दें, यदि किसी पदार्थ को हम जल में घोल दें तो उस पदार्थ के जो अणु हैं वो सब आयनों में बदल जाएं, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट कहते हैं, है ना। जैसे आपका NaCl जो होता है, NaCl को जैसे ही जल में घोलोगे तो सारे NaCl जो हैं वो टूट जाएंगे काय में, Na+ में और Cl नेगेटिव में। तो NaCl आपका क्या है? विद्युत अपघट्ट है। तो विद्युत अपघट्ट कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 2 प्रकार के। एक प्रबल वाला होता है, एक दुर्बल वाला होता है। एक प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है बच्चों, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है। तो ये जो ग्राफ बना है ये प्रबल विद्युत अपघट्टों के लिए बना है। किसके लिए? प्रबल विद्युत अपघट्टों के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए। अब बच्चों एक चीज़ समझ लो, अब कह दो प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। तो देखो, जैसे प्रबल विद्युत अपघट्ट वे होते हैं, जैसे एक ये आपका NaCl है, NaCl। एक तुम्हारा बच्चों ये है CH3COOH। एक ये है, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, जैसे सुनो, मान लेते हैं जो प्रबल विद्युत अपघट्ट जो होते हैं उनको तुम जैसे ही पानी में डालोगे, जैसे ही पानी में डालोगे तो उसके सारे अणु आयनों में टूट जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं?
प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं कि उस वैद्युत अपघट्ट को अगर तुम पानी में डालोगे तो उसके सारे अणु जो है आयनों में टूट जाएंगे, जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, उसको जब तुम पानी में डालोगे तो उसके सारे अणु आयनों में नहीं टूटते हैं। तो बात समझना, जैसे यहाँ पे देखो NaCl है, NaCl ये प्रबल वाला है, तो इसके मान लेते हैं 100 अणु है, 100 कितने हैं 100। तो अब जैसे ही इसको तुमने पानी में डाला तो 100 के 100 तुरंत टूट गए, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में तुरंत टूट गए। अब ये देखो ये दुर्बल वाला, तो इसके भी 100 अणु हैं, तो 100 में हुआ क्या, 100 में केवल और केवल 70 टूटे और 30 नहीं टूटे, यानी 70 तो तुम्हारे टूट गए आयन में, 70 तो तुम्हारे टूट गए काय में, CH3 पर नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव में टूट गए, 70 तो टूटे, लेकिन 30 जो है 30 इसी रूप में रहे, CH3COOH। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो प्रबल क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट वे होते हैं जिनको तुम पानी में डालो तो सारे के सारे टूट जाएं आयनों में, और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं जिनको तुम पानी में डालो तो सारे के सारे ना टूटे, वो धीमे धीमे टूटते हैं, वो कहते हैं भैया हम नहीं टूटेंगे ऐसे, ठीक है। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट वे होते हैं जो सारे के सारे पानी में डालने पर आयनों में नहीं टूटते हैं, जबकि प्रबल क्या होते हैं, सारे के सारे पानी में डालने पर टूट जाते हैं। तो ये जो ग्राफ बच्चों हमने बनाया है ये किसके लिए है, प्रबल वैद्युत अपघट्टों के लिए है। प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए बच्चों हम देखो आसानी से अनंत मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बस वही रेखा, ये रेखा को बाहर मिला दो, आगे बढ़ा दो, और जैसे आगे बढ़ाओगे तो जिस बिंदु पे काटेगा वही पॉइंट जो है आपका क्या कहलाता है, अनंत मोलर चालकता कहलाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के बारे में। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में हम अनंत मोलर चालकता का मान कैसे ज्ञात करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक। देखो अच्छा इधर देखो क्या यहाँ पे बताया इस ग्राफ के बारे में, प्रबल वैद्युत अपघट्ट का ये ग्राफ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, क्या लिखा बच्चों, प्रबल वैद्युत अपघट्ट जल में घोलने पर 100% आयनों में टूट जाते हैं। अभी आपको बताया कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं जब उनको जल में घोलोगे तो टोटल जितने हैं वो सब टूट जाते हैं। ऐसे NaCl था, प्रबल वैद्युत अपघट्ट था, उसको तुमने जल में घोला तो Na प्लस और Cl नेगेटिव में सारे के सारे टूट जाते हैं। जब इस प्रकार के वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता, C, ठीक है, √C तथा मोलर चालकता के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो ये एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो ये हमें सरल रेखा में प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चों। फिर क्या लिखा हुआ है, इस ग्राफ का बैलेखन मतलब पीछे से आगे की ओर बढ़ाएंगे, बैलेखन करने पर हमें अनंत मोलर चालकता का मान प्राप्त हो जाता है। मतलब इस ग्राफ को जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो हमें अनंत मोलर चालकता का मान प्राप्त हो जाता है, और हमें अनंत मोलर चालकता का मान प्राप्त ही करना था। लेकिन अब हम बात कल करेंगे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं उनका ग्राफ कैसे बनता है, और दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की सहायता से हम या ये कह सकते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं उनका अनंत मोलर चालकता का मान हम कैसे निकालेंगे, और उसी मान को निकालने के लिए हमें कोल-राउस का नियम का उपयोग करना पड़ेगा। तो कल हम कोल-राउस के नियम को सीखेंगे, ठीक है बच्चों। और वहाँ पे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं तो वहाँ पे हम बैलेखन के द्वारा अनंत मोलर चालकता का मान ज्ञात नहीं कर पाते हैं, और दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के लिए अनंत मोलर चालकता का मान ज्ञात करने के लिए ही कोल-राउस का नियम बनाया गया है। क्लियर, तो कल उसको हम अध्ययन करेंगे।